जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है रीतिकाल। इसके प्रीवियस की वीडियो में जो रीतिकाल के सामान्य परिचय के तहत हमने बात की, उसमें जिन विषयों पर हमने बात की, यानी जो टॉपिक थे कि रीतिकाल का जो परिचय रहा, सामान्य परिचय, इनके अलावा हमने बात किया रीति से अभिप्राय क्या है, रीतिकाल से मतलब आप क्या समझते हैं, रीतिकाल की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन रहे हैं, और प्रवर्तक के साथ हमने प्रस्तोता भी देखा कि कौन से प्रस्तोता, चाहे वो नगेंद्र हो, विश्वनाथ हो या शुक्ल जी हो, वो प्रस्तोता किसको प्रवर्तक मानते हैं। हमने यहाँ तक बात किया कि आचार्यत्व की श्रेणी में किसको रखते हैं, उद्भावक किसको, व्याख्याता किसको, शिक्षक आचार्य के रूप में किसे मानते हैं। रीति से संबंधित जो रचनाकार हुए हैं या उनके आधार पर उन्होंने जो लेखन किया है, तो आलोचक दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है, उन पे भी बात की, और साथ ही साथ जो मान्य वर्गीकरण है उन पे बात की। वर्गीकरण में हमने डॉक्टर नगीन के द्वारा जो वर्गीकरण है, विश्वनाथ के द्वारा जो कि सर्वमान्य वर्गीकरण का आधार है, शुक्ल जी का वर्गीकरण है, इन सारी चीजों को देख ये हम मान के चलते हैं कि पहला वीडियो जो है रीतिकाल के लिए बीजारोपण आपके अंदर कर चुका है। अब आप धीरे धीरे करके पूरे रीतिकाल की यात्रा में उस विषय वस्तु के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझ पाएंगे जो आगे आपके आधुनिक काल का आधार बनेगा। आज के लेक्चर को आरंभ करने से पूर्व जो भी हमारे श्रोतागण हैं जो लेक्चर को डेली सुनते हैं, वो ना सिर्फ सुने बल्कि इनका चिंतन मनन करने के लिए अपने हाथ को भी चलाएं, अपने दिमाग को भी चलाएं। तो इसलिए क्योंकि ये जो आपका सीरीज कराया जा रहा है डॉक्टर नगेंद्र का, क्योंकि ये मूल टेक्स्ट पे आने की बात हो रही है, आपको डायरेक्ट हमने मूल टेक्स्ट नहीं कराया जो कि आपकी समझ से परे होता और आप आनंद भी नहीं ले पाते। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको इस तरीके से लेक्चर को व्यवस्थित किया है कि आपको सबसे पहले अच्छे से इस विषय वस्तु से परिचित कराया जाए तथ्य के माध्यम से। तथ्य के माध्यम के बाद क्लास के लास्ट में 20 मिनट आपको प्रश्नोत्तरी कराया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप अपने आप को अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सके। तो ये एक आधार दिया जा रहा है जो आप डॉक्टर नगेंद्र के संपादित ग्रंथ को समझ सके। सीधे हम शुक्ल जी की सीरीज में या आगे गद्य साहित्य हो या कोई भी बड़े रचनाकार के साहित्य के इतिहास को अगर कराएंगे तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा, समझने में भी असुविधा होगी। इसलिए आप पूरा उपयोग यानी पूरा लाभ उठाएं, और लाभ उठाने के लिए आप जिस तरीके से हम पूरी तन्मयता के साथ इसमें लगे हैं, आपकी भी सहभागिता उतनी ही जरूरी है। इसलिए हम इसको ये कह दे रहे हैं शुरुआत में ही कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक नहीं भी सुनते हो, या बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको टू द पॉइंट और चीज़ों से मतलब नहीं है। हम आपसे वही कहेंगे कि जिन विद्यार्थियों को मूल टेक्स्ट अच्छे से समझना है, साहित्य को बढ़िया से आत्मसात करना है, वो पूरे लेक्चर को धैर्य से सुने और चिंतन मनन लेखन कलम चलते रहना चाहिए। जो क्वेश्चन करे उनका कमेंट बॉक्स में टाइम निकाल पाए तो जवाब देने खुद से लिखे। प्रीवियस के लेक्चर में हमने आपसे पूछा था, जब वहां पे चर्चा करते वक्त ये आया कि भेदवाद, या एक तरीके से जो निम्बार्काचार्य में दीक्षित थे उन्होंने कौन से वाद को प्रतिपादित किया। अब जिन्होंने भक्तिकाल के लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा वो बता पाएंगे, और नहीं भी अगर आपको आ रहा है तो आप उसको सर्च करेंगे कि क्या सच में हमने भक्तिकाल के लेक्चर में अपने आप को न्यायोचित ठहराया, क्या सच में हमने उसके साथ जस्टिस किया, बहुत अच्छे से सुना होता तो हमें आता, और नहीं आता तो हमको आएगा, इसलिए हम फिर से सुनेंगे। पढ़ने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपने आप को बीच बीच में चेक करते रहना है। अब यहाँ पे देखिए हम जो शुरू करने वाले हैं रीतिकालीन जो धाराओं में विभाजित था, यानी रीतिकाल को हमने देखा रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति इतर। तो रीतिबद्ध जो काव्य लक्षण ग्रंथ की परिपाटियों से बधा ये काव्य का धारा था, यहां से हम शुरू करते हैं यात्रा आज। रीतिकाल में जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथ की रचना की। इसलिए आपको इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इन्होंने कुछ मौलिक उद्भावना किया। इसमें मौलिक उद्भावक आचार्य बहुत नहीं आते, क्योंकि इनको एक काम दिया गया था। काम ये था कि राजा व सामंत
उनको शास्त्रीय ज्ञान के बारे में कुछ जानना समझना था, तो इन लोगों ने एक प्रयास किया। इन लोगों ने जो संस्कृत के ग्रंथ थे वहां से लक्षण या सिद्धांत को लिया, उन संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत को लेके ये अनुवाद किए। और अनुवाद कैसे किया इन्होंने? ब्रज भाषा में। और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में ये कविता लिखते थे और कविता को सरल शब्दों में लिख के उन्हें सुनाते थे। तो इनको एक काम दिया गया था कि आपको हमको शास्त्रीय ज्ञान देना, लेकिन वो शास्त्रीय ज्ञान ऐसा ना हो कि हमको समझ से परे लगे। इनके सामने भी एक तरीके से दुविधा कि उतने संस्कृत काव्यशास्त्र जिनके मर्म अपने आप में बहुत ही गहरे हैं, उनको हम इतनी सरलतम स्थिति में कैसे लाए। तो उन्होंने बहुत कुछ उसमें जो उनको लगा वो सरल रूप में परिणित करके इनके सामने रख दिया। तो ये मौलिक उद्भावक आचार्य नहीं हुए, ये तो चीजों को बस व्याख्यायित किए, कभी शिक्षक के रूप में आए। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत है, ये इसमें अब कोई डाउट नहीं है आपको कि यही इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनके मूल स्रोत रहे। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। और इसमें जो है केशवदास है, पद्माकर है, चिंतामणि है, देव है, भिखारी दास है, मतिराम है, भूषण है, जसवंत सिंह है, सुखदेव मिश्र है, तोषनिधि है, कुलपति है, मिश्र है, सैयद गुलाम नबी है, रसलीन है, ग्वाल दूल्हा, ग्वाल कवि है, दूल्हा कवि है, सोमनाथ है, सूरती मिश्र है, याकूब खां है। ये सभी लोगों का नाम आपको याद रखना है कि ये सभी रीति काल के ही कवि हैं। और हम इन्हें कहाँ पढ़ रहे हैं? रीति बद्ध कवियों में। केशव, पद्माकर, चिंतामणि, देव, ये सभी लोग, मतलब ये सभी कैसे हैं कि काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। रीतिबद्ध में केशव है, पद्माकर है, चिंतामणि, देव, भिखारी, मतिराम, भूषण, जसवंत, सुखदेव, तोषनिधि, कुलपति, सैयद गुलाम नबी, रसलीन, ग्वाल दूल्हा, सोमनाथ, सूरत मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही। जो डॉक्टर नगीन द्वारा जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं, अब आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि जो आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हम गाइड पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा, देखिए गाइड में भी कहाँ से लिया जाता है। तो डॉक्टर नगीन के ही हम आगे मूल टेक्स्ट को करने वाले हैं रीतिकाल के, जिसकी हम एक भूमिका तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नगीन का जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें उल्लेखित जो रीतिबद्ध कवि हैं, तो उन्होंने कैसे विभाजन किया है, तो उन्हीं विभाजन के आधार पे यहाँ पे नाम दिया गया। तो सबसे पहले केशवदास के बारे में दिया गया है। केशवदास मिश्रनाथ प्रसाद मिश्र है, नगेंद्र है, गणपति है, भगीरथ है। कौन कौन रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को मानता है, ये पूछा जा सकता है। तो आप इसमें शुक्ल जी को निकाल दीजिए क्योंकि वो चिंतामणि को मानते हैं। अब उनके अलावा जो है नगेंद्र जी तो मानते ही हैं, लेकिन नगेंद्र जी के अलावा जो है विश्वनाथ है, गणपति है और नगेंद्र तो है ही। नगेंद्र के अलावा कौन कौन और है? तो विश्वनाथ है, नगेंद्र है, गणपति है, भगीरथ मिश्र है। इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? केशवदास को माना है। और रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन किसने किया है? तो रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन करने वाले केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही जो है केशवदास ने जो है रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास को माना जाता है। और इन्होंने भक्ति काल में ही मतलब ये बताया कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये कहा रीतिकाल जो है उसका सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यानी भक्ति काल में ही आप देखते हैं कि रीतिकाल शुरू हो गया था, ऐसा विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं। केशव ने भामा है, उद्भट है और दंडी इनको अनुसरण किया। और भामा, उद्भट, दंडी को आपको हमने भारतीय काव्य शास्त्र में विस्तार से बताया है, ये अलंकारवादी आचार्य की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं का अनुसरण केशव ने किया। यानी अलंकारवादी आचार्यों को लेके चले, ना कि रस आचार्य जो है रस व्याख्याता आचार्य उनको लेके चले। केशव निम्बार्क में दीक्षित थे, इनका उपनाम वेदांती था। हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में आते हैं। आपने देखा था सर्वांग निरूपक आचार्य थे, विशिष्टांग निरूपक आचार्य थे, लेकिन केशव किस में आते हैं? वो सर्वांग में आते हैं। कविप्रिया की रचना जो इन्होंने की थी, वो इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका थी गणिका प्रवीण राय। तो कविप्रिया की इन्होंने रचना की थी इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए। काव्य शास्त्र की दृष्टि केशवदास की जो कविप्रिया है, रसिक प्रिया है, नक्सिक है, छंदमाल है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। अलंकार का काव्य प्राण इन्होंने इसे माना है, यानी इन रचनाओं को इन्होंने अलंकार का काव्य प्राण माना है। अब हम बात करें चिंतामणि त्रिपाठी का, तो क्योंकि हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो रीतिबद्ध में क्रम से पढ़ रहे हैं, तो केशव के बाद चिंतामणि का नाम बोले तो चिंतामणि देखिए रसवादी आचार्य, ये कोई अलंकारवादी आचार्य नहीं, भामा, उद्भट को नहीं मानने वाले, जैसा कि इन्होंने माना था केशव जी ने।
चिंतामणि क्योंकि ये रसवादी आचार्य हैं, लक्षण निरूपक में चिंतामणि द्वारा प्राय मम्मट का अनुसरण किया गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, उन्होंने केशव ने जो है अलंकारवादी आचार्यों में भामा, रुद्रट, उद्भट इनको फॉलो किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन चिंतामणि क्योंकि रसवादी थे, तो इससे एक क्वेश्चन आपको ये भी पता चला कि मम्मट कैसे थे, रसवादी थे। इन सबको बहुत विस्तार से भारतीय काव्य शास्त्र में करा रहे हैं, उसमें देखेंगे। तो आप देखिए बराबर आपको काव्य शास्त्र का अध्ययन क्यों करना है, क्योंकि एक तरीके से आपने काव्य शास्त्र पढ़ा, भारतीय काव्य शास्त्र अगर आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे रीतिकाल पढ़ रहे हैं, तो आप चीजों को ना कोरिलेट करके पढ़ पाएंगे। हर एक विषय अपने आप में हिंदी में एक ही बिंदु पे जाके मिल जाते हैं, इसलिए आप उस काव्य सीरीज को क्रमशः, वो भी चल रहा है उसमें, आई थिंक अभी अलंकार हम कंप्लीट करा देंगे, तो वो भी आप साथ में लेके चलते रहें। तो जो चिंतामणि थे, इन्होंने मम्मट को फॉलो किया, क्यों? क्योंकि इन्होंने मम्मट को इसलिए फॉलो किया, रसवादी आचार्य थे। और चिंतामणि, इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया तो, लेकिन ये रस को बढ़ाने के लिए किया, रस उत्कर्ष के लिए किया। और अपने काव्य में ये कवित और सवैया छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ये बना कि कवित और सवैया छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग अपने काव्य में किसने किया, तो चिंतामणि त्रिपाठी करने वाले। चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव भी मानते हैं, तो चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं और कहते हैं वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्त वृत्ति सी मित्र। चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं और कहते भी हैं कि वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्त वृत्ति सी मित्र करके। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे और 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चारों ही कवि थे, जिनमें पहले 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। यानी भाइयों में भी देखिए चिंतामणि है, भूषण है, मतिराम, ये तो हिंदी साहित्य फलक पे बहुत चमके, यशस्वी हुए, ये कहना है शुक्ल जी का। जटाशंकर के बारे में आप उतना नहीं सुनते हैं। और इसके बाद आप मतिराम के बारे में देखें तो मतिराम, फूल मंजरी को मतिराम का पहला ग्रंथ माना जाता है, फूल मंजरी। किंतु डॉक्टर बच्चन ने रसराज जो रचना है, इसको इनका पहला ग्रंथ माना। तो फूल मंजरी, रसराज दोनों ही मतिराम के हैं, लेकिन फूल मंजरी को पहला ग्रंथ माना जाता है मतिराम का, लेकिन डॉक्टर बच्चन ने कहा नहीं, रसराज इनका पहला ग्रंथ है। और शुक्ल जी के अनुसार मतिराम ने क्या लिखा है, तो शुक्ल जी मानते हैं मतिराम ने छंदसार नामक ग्रंथ लिखा है। और जो छंदसार नामक ग्रंथ है वो महाराज शंभुनाथ सोलंकी है, इन्हीं को समर्पित किया है मतिराम ने। इसी पिंगल ग्रंथ को वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कवि भूषण का नाम आता है, और भूषण का मूल नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम तथा गणपति ने पत्तीराम और मनीराम बताया। तो भूषण का मूल नाम क्या है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम तथा गणपति ने पतिराम अथवा मनीराम बताया। सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण कहा। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते रहे हैं। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है, उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है तथा ट, ठ, ड, ढ, ढ वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित वर्ण की प्रबलता है। यद्यपि तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रमुखता उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता, कुछ शब्द मराठी के भी हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है, उनका अधिकांश काव्य कवित्त छंद में रचित है। आश्रयदाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर क्या कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। भूषण ने अपने काव्य में भावी की छवि नामक नया अलंकार लाने का प्रयास किया। कौन सा? भूषण ने अपने काव्य में भाविक छवि नामक नया अलंकार लाने का प्रयास किया। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। कुलपति मिश्र, यह रस ध्वनिवादी आचार्य हैं। कुलपति मिश्र क्या है? ये रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। इनके युक्त तरंगड़ी तथा नक्सिक ग्रंथ अप्राप्य है। तो कुलपति मिश्र के बारे में कि एक तो ये रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं और इनके युक्त तरंगड़ी तथा नक्सिक ग्रंथ अप्राप्य है। आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए हैं कुलपति मिश्र। सुखदेव मिश्र के बारे में बात करें तो सुखदेव मिश्र कृत वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी सुखदेव मिश्र का जो है वृत्त विचार, ये छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें राजा राज सिंह गौड़ द्वारा कविराज की उपाधि दी गई सुखदेव को। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, ये शुक्ल जी का कहना है। देव, इनका पूरा नाम देवदत्त है। कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूप में है। तो देव का पूरा नाम देवदत्त है। इनकी ख्याति एक आचार्य और कवि दोनों रूप में है। देव
हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में शिव सिंह सेंगर ने देव के कुल 72 ग्रंथ माने, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज केवल 15 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। शिव सेंगर ने जो देव के 72 माने, उसमें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 15 ही प्राप्त हैं। कविवर देव के काव्याग विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। नवीन छंदों की रचना है, तात्पर्यावृत्ति की विशेष चर्चा है तथा संचारी भावों की संख्या 34 है। इनके अनुसार 34वां संचारी भाव छल है। कवि देव रीति को काव्य का द्वार मानते हैं। कवि क्या है? कवि देव जो है रीति को काव्य का द्वार मानते हैं। ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस रीति। देव के सुख सागर तरंग का संपादन बाल दत्त मिश्र विश्वबंधु के पिता ने सन 1897 में किया। शब्द रसायन में त्रिविध शब्द शक्तियों के साथ तात्पर्यावृत्ति का भी वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा। देव को ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित देव की अन्य रचनाओं में देखें तो वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन, पच्चीसी, तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, जग दर्शन, रसानंद लहरी, प्रेम दीप का नक्शे, प्रेम दर्शन। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केसों का अनुसरण किया है। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का ऊंचा स्थान है। भिखारी दास, इनके द्वारा छंदाड़ो पिंगल, भिखारी दास कृत छंदाड़ो पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। इसमें 15 तरकों में वर्णिक एवं मात्रिक छंदों का वर्णन है। भिखारी दास ने सबसे पहले तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके हिंदी काव्य परंपरा में सबसे पहले भिखारी दास ने ही भाषा छुन और तुक पर रचनाएं लिखी है। तोष निधि ये सभी आचार्य, ये रसवादी आचार्य हैं। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है, ये शुक्ल जी का कहना है। देखिए तोष निधि के बारे में क्या कहा है कि ये रसवादी आचार्य हैं तोष निधि, और तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। रसलीन, इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है। इनके गुरु मीर तुफैल अहमद थे। ये कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ और सुयोग्य सैनिक भी हैं। कौन? गुरु मीर तुफैल अहमद। ये रसवादी आचार्य कवि थे। दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था रसलीन का। तो इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी मीर तुफैल अहमद, कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ, ये रसवादी आचार्य, दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार। पद्माकर के बारे में देखें तो कवि पद्माकर जो है वो श्रृंगार भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन इन्होंने किया था। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई। सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया। ग्वाल की रचनाओं में कवि के बजाय आचार्य पक्ष की प्रधानता है। सुखदेव मिश्र की कृति वृत्ति विचार छंद सास का महत्वपूर्ण रचना है। माखन कवि ने हिंदी में सर्वप्रथम मदन मोहन, तरल गति, सदा गति, सुबल कुंभक, हरिमाल का प्रभा और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा। प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाओं में देखें तो कृपाराम हितरंगड़ी है। केशवदास 1555 से 1617। कृपाराम ने हितरंगड़ी लिखा था, कब लिखा था? 1541 में। कृपाराम ने हितरंगड़ी लिखा, कब लिखा? 1541 में। रस निरूपण और नायिका भेद विवेचन। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे जो है क्रमशः रसिक प्रिया जो है ये 1591 में लिखा गया रसिक प्रिया। कवि प्रिया इनका 1601 में है। रामचंद्रिका, देखिए इन्होंने जो कवि प्रिया लिखा वो भी 1601 में है। रामचंद्रिका वो भी 1601 में है। कवि प्रिया और रामचंद्रिका के पहले इन्होंने 1591 में जो है 1591 में रसिक प्रिया और उससे भी पहले हित तरंगड़ी लिखा था। हित तरंगड़ी तो कृपाराम का है, वो सॉरी ये हित तरंगड़ी जो है, क्योंकि कृपाराम हित तरंगड़ी के आधार पर तो डॉक्टर नगेंद्र ने इनको कालक्रम के दिशा से पहला कवि माना था। केशवदास का समय 1555 से 1617 है। इनके बाद जैसे रसिक प्रिया इन्होंने लिखा, तो इन केशव ने जो लिखा था उसमें सबसे पहले रसिक प्रिया ही लिखा था 1591 में। रसिक के बाद एक कवि लिखते हैं, फिर रामचंद्रिका लिखते हैं, और कवि प्रिया और रामचंद्रिका एक ही साल में लिखते हैं 1601 में, और रतन बावनी 1607 में। और देखिए कवि प्रिया रामचंद्रिका एक साल 1601 में लिखे, रतन बावनी वीर सिंह देवचरी 1607 में लिखे, फिर विज्ञान गीता 1610 में लिखे। इसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका रहा है 1612,
नक्सिक, छनमाल, बारहमासा इसका समय नहीं दिया गया है। अब इनमें इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक रचना इनका बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे रसिक प्रिया, क्योंकि आप देखते हैं ना कि मुक्तक और प्रबंध वाला भी क्वेश्चन प्रीवियस में हमने देखा, पूछा गया था कौन से इनका मुक्तक है कौन सा प्रबंध है। तो रसिक प्रिया के बारे में पूछा गया था। ये बताया गया कि रसिक प्रिया जो है मुक्तक काव्य है और इन्होंने 16 प्रभाव, जैसे हम कोई भी चीज अध्याय या खंड में बांट के पढ़ते हैं तो इन्होंने प्रभाव या प्रकाश में लिखा है। तो ऐसे रसिक प्रिया जो इन्होंने 1591 में मुक्तक काव्य लिखा है उसको 16 प्रभाव में बांटा है। 16 प्रभाव या प्रकाश या खंड कह सकते हैं। और इसमें इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन और नायक नायिका भेद के बारे में बताया है, जिसमें 13 इनका प्रकाश श्रृंगार रस के हैं और 14वें प्रकाश में इन्होंने अन्य रसों के बारे में बात की है। 13 तो उसमें श्रृंगार रस को समर्पित कर दिया, 14वें में अन्य रस के बारे में और 15वें में ये वृत्ति और 16 में काव्य दोषों का वर्णन करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं यहाँ पे। इसके बाद आप बात करिए इनकी कवि प्रिया, जो कि 1601 में आया कवि प्रिया। तो 1601 में जब कवि प्रिया लिखते हैं तो वो भी मुक्तक ही है, रसिक प्रिया मुक्तक है, कवि प्रिया भी है। इसमें इन्होंने कितने दोषों का विवेचन किया? 18। जबकि वही चीज आप देखेंगे रसिक प्रिया में 16वें में काव्य दोष का विवेचन करते हैं और इसमें 18 काव्य दोष है। कवि प्रिया में ये बताते हैं कवि भेद, कवि रीति, रस, बारहमासा और अलंकार वर्णन। तो इसमें भी आप 16 प्रकाश देखते हैं, उसमें भी कितना देखते हैं? 16 प्रभाव। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश आपको देखने को मिलता है कवि प्रिया में। और रामचंद्रिका तो सीधे सीधे 1601 में लिखा गया, रामकथा पर आधारित है। जो रतन बावनी 1607 में लिखा गया, रतन बावनी इनका देखिए, और रामचंद्रिका भी प्रबंधात्मक ही है, रतन बावनी भी प्रबंधात्मक है। और जो रतन बावनी है इसमें इन्होंने प्रबंध काव्य में 53 छंद लिखे हैं और वीर गीत की संज्ञा दी है। अकबर और ओरछा के राजकुमार जो रतन सेन थे इनके मध्य युद्ध का वर्णन है। इसके बाद जो इनका वीर सिंह देवचरित है, वीर सिंह देवचरित 1607 में, उसमें कुल 33 प्रकाश है। इसके आश्रयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित प्रबंध काव्य है। ये भी प्रबंध काव्य है। और ये जो 33 प्रकाश है और प्रबंध काव्य डिंगल शैली में लिखा गया है। इसके बाद विज्ञान गीता 1610, प्रबंध काव्य 21 प्रभाव है इसमें। कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद इन्होंने किया है। और केशव दास की वैराग्य एवं ज्ञानी प्रवृत्ति से उत्पन्न ग्रंथ है विज्ञान गीता। केशव की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से और प्रबोध चंद्रोदय, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का वर्णन है। नक्सिक राधा के विभिन्न अंगों का है। छंदमाला छंदों के वर्णन 96 में है। और इसके बाद 12 मासा का वर्णन। कवि कुल कल्पतरु 1650। अब देखिए इनका जो कवि कुल कल्पतरु है 1650 में लिखा गया, ये इनका जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। जैसे कि इसको सर्वांग निरूपक कवि के रूप में जाने जाते हैं, सर्वांग निरूपक ग्रंथ इनका है कवि कुल कल्पतरु। 8 प्रकरण या अध्याय, 1133 पद्य है। लक्षण जोहर सोता छंद में, उदाहरण कविता सवैया छंद में दिया गया है। और काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष सभी का विवेचन है। इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुसरण भी किया गया है। इसके बाद आप देखते हैं रस विलास जो है ये भानुदत्त कृत रस मंजरी का अनुवाद है। श्रृंगार मंजरी 1653 के लगभग नायक नायिका भेद ग्रंथ भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। इनके अलावा संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी आंध्र प्रदेश के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। छंद विचार प्राकृत पेंगलम में वृत्त रत्नाकर के आधार पे है। अन्य रचनाओं में कवित्व विचार, रामायण, कृष्ण चरित, प्रबंध, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रमास्वमेध और रसराज 1663 के आसपास श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक न्यायिका भेद पे है। ललित ललाम 1659 से 88, अलंकार निरूपक 401 छंदों में बूढ़ी नरेश भाव सिंह के आश्रय में। ललित ललाम 1659 से 88, 401 छंदों में बूढ़ी नरेश भाव सिंह के आश्रय में। सतसई बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ अलंकार पंचासी का, ये 1690 में है, जिसमें अलंकार का विवेचन किया गया है। इसके बाद वृत्त कौमुदी है। तो ये देखिए ये सब किसकी रचनाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो बात किया था, पहले तो हमने केशव दास के बारे में बात किया, जो जितनी भी रचनाएं थी, कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह, विज्ञान गीता, जहांगीर, नक्सिक, छनमाल, बारहमासा। और जो चिंतामणि त्रिपाठी है जिनका 1555 के उनके बाद का समय है 1609, चिंतामणि, इनका रस विलास है, श्रृंगार मंजरी है, डॉक्टर छंद विचार। और कवि कुलपतलु की वजह से सर्वांग निरूपक बताया जाता है। और रस मंजरी जो है भानुदत्त का था, उस पर रस विलास का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और बाकी छंद विचार प्राकृत पेंगलम में अवृत रत्नाकर को आधार बना के छंद शास्त्र के नियम इस पे लिखे गए हैं। बाकी चिंतामणि का कवित्व विचार, रामायण, कृष्ण चरित,
हमने ये पूछा था ना कि कृष्ण चरित किसने लिखा, जैसे रामचंद्रिका लिखा गया है, ऐसे कृष्ण चरित प्रबंध काव्य लिखा गया है, चिंतामणि का है। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रमा सुमेध, ये इनकी रचनाएं हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मतीराम, वही मतीराम जो कवि भूषण के भाई थे। इनका समय 1617। तो क्रम से अगर आप देखें तो 1555 जो है समय, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल में इन लोगों का जो है जन्म लगाने को आता है, तो सबसे पहले केशव हैं। केशव के बाद आप 1555 के बाद 1609 में चिंतामणि को देखते हैं, चिंतामणि के बाद मतीराम, और मतीराम का समय जो है 1617 है। रसराज, ललित राम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, फूल मंजरी, और इनके अलावा साहित्य सार, लक्षण ग्रंथ, ये 2 ग्रंथ अप्रकाशित है, यानी इनका मतीराम का साहित्य सार, लक्षण, ये दोनों ग्रंथ अप्रकाशित है। तो रसराज इनका जो 1663 के आसपास है, श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का विवेचन है रसराज में। ललित ललाम जो कि 1659 से 88 में है, अलंकार निरूपण, 401 छंदों में बूढ़ी नरेश भाव सिंह के आश्रय में है। सतसई 1681 बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका 1690 अलंकार विवेचन है। वृत्त कौमुदी का समय 1701 है, और विश्वनाथ प्रसाद सिंह और बच्चन के अनुसार ये दोनों रचनाएं किन्हीं या अन्य मतीराम की हैं। फूल मंजरी प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है, 60 दोहे हैं इसमें। भूषण का समय देखिए 1613 है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि इनका 1617 है मतीराम का, और 1613 है भूषण का, यानी भूषण बने थे, मतीराम 1617 में उनका है। शिवराज भूषण 1673 में लिखा था, शिवा भावनी छत्रसाल, और रचनाओं में भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा करके। शिवाजी की प्रशंसा और अलंकार निरूपण ग्रंथ और 105 अलंकारों का विवेचन किसने किया? भूषण ने किया है। किसमें? शिवराज भूषण में। तो पूछा जाता है शिवराज भूषण जो रचना उसमें कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो 105। भूषण ने अलंकार विवेचन में जो जयदेव का चंद्रालोक रचना है, तो भूषण ने अलंकार के विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक तथा मतीराम के ललित लालाम का अनुसरण किया है। शिवराज भूषण 382 छंदों वाला विशालकाय ग्रंथ है। एक तो अलंकार उसमें 105 है और जो छंद 382 है। अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक, मतीराम के ललित लालाम, इसको आधार बनाया है। उनके जन्म से लेकर हिंदू पर पातशाही की स्थापना तक के शिवाजी के जीवन संबंधी घटनाएं हैं। लक्षण दोहा छंद में उदाहरण कवि सवैया, छप्पे छंद में सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशस्ति विषयक है। बाकी शिवाजी की प्रशंसा 52 कवित्व है इसमें। छत्रसाल दशक 10 कवित्व है छत्रसाल का। और कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670, रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 8 वृत्तांत तथा 652 पद्य। मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, केशव की रसिकप्रिया, संग्राम सार, और इनके अलावा अन्य रचनाओं में द्रोण पर्व, नक्शी, युक्त तरंगुड़ी, दुर्गा भक्त चंद्रिका। सुखदेव मिश्र की अगर रचना का देखें तो सुखदेव मिश्र के कौन कौन से हैं? रस रत्नाकर, रसाढ़ो, अध्यात्म प्रकाश, वृत्त विचार। तो रस रत्नाकर का रस विवेचन, नवरस। अध्यात्म का शंकराचार्य के आध्यात्म सिद्धांत का विवेचन। 1663 रस रत्नाकर और 1666 में रसाढ़ो, अध्यात्म प्रकाश 98 में, वृत्त विचार छंद निरूपक ग्रंथ 4 परिच्छेद में है। अन्य रचनाओं में छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय, श्रृंगार लता। इनके अलावा महाराजा जसवंत सिंह के बारे में देखिए तो महाराज जसवंत सिंह भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। अन्य रचनाओं में अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। अलंकार निरूपक ग्रंथों में 5 प्रकाश है। अलंकार इनके निरूपक ग्रंथों में देखें तो अलंकार निरूपक ग्रंथ में 5 प्रकाश तथा 212 दोहे। अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद तथा जयदेव कृत चंद्रालोक। भाषा भूषण पर दलपति राय वंशीधर ने अलंकार रत्नाकर शीर्षक से टीका भी लिखी है। और यहाँ पे देखें तो जो कविदेव हैं, कविदेव 1673 से 1767, इनकी भाव विलास रचना 1689, अष्टयाम 1689, जाति विलास 1723, प्रेम चंडिका 33, शब्द रसायन 43। देव रचनाकार है और देव रचनाकार का 1673 समय है। सुख सागर तरंग 1767, राग रत्नाकर, देवचरित, देव माया प्रपंच। सुख सागर में जो है कवि सवैयों का संग्रह, राग रत्नाकर में संगीत विषय, देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध का, देव माया प्रपंच जो है इसमें संस्कृत नाटक, प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद, देव शतक, वैराग्य शतक। इनके अलावा अन्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं? रचनाओं में है वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, सुमिल विनोद, नक्सिक, प्रेम दर्शन, भवानी, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनाद,
विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, नीति शतक। सुधा निधि 1634, इनके अलावा देखिए तोष निधि जो है यहाँ पे दिया है, तोष निधि 1634, नक्सिक, विनय शतक। और सर्वरस निरूपक ग्रंथ था नायिका भेद विवेचन 560 छंद। भिखारी दास का है शब्द नाम प्रकाश कोश, रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज, सतिका, विष्णु पुराण, अमर प्रकाश कोश। तो यहाँ पे जो शब्द नाम प्रकाश कोश है वो 738, रस सारांश 1742, छंदाड़ो पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746। और यहाँ पे देखिए जो शब्द नाम प्रकाश है वो कोश ग्रंथ है, रस सारांश रस विवेचन संबंधी भेद का वर्णन, छंदाड़ो पिंगल जो है छंद विवेचन संबंधी है, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक, मम्मट आचार्य विश्वनाथ अप्पे दीक्षित जयदेव। अब यहाँ पे देखिए जो काव्य निर्णय है भिखारी दास की रचना, तो काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक ग्रंथ मम्मट आचार्य विश्वनाथ अप्पे दीक्षित जयदेव केशव चिंतामणि आदि का आश्रय लेकर काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रसध्वनि, इन सब पे बात की गई है। इसके बाद श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय किसका 1750 में नायक नायिका भेद विवेचन है श्रृंगार निर्णय में। शतरंज सतिका, शतरंज के खेल से संबंधित है शतरंज सतिका। विष्णु पुराण भाषा जो है विष्णु पुराण का अनुवाद है इसमें दोहा चौपाई में। अमरकोश प्रकाश संस्कृत के अमरकोश का पद्यबद्ध अनुवाद है इसमें। अंग दर्पण 1737 में नक्सिक वर्णन का ग्रंथ है 180 दोहे। जो रस प्रबोध है 1741, तो अंग दर्पण 1737, रस प्रबोध 1741 में है। रस विवेचन 1117 दोहों में। हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। और इसमें जो हिम्मत वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य 211 छंद है इसमें। हिम्मत बहादुर अनूपपुरी के पराक्रम का वर्णन है इसमें। पद्मा भरण 1810, अलंकार विवेचन 2 प्रकरण 344 छंद। जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना में जगत विनोद है, तो जगत विनोद में क्या है, नवरस निरूपण लक्षण ग्रंथ 6 प्रकरण 731 छंद। गंगा लहरी, ये पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी को पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। प्रबोध 50, भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है प्रबोध। प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में रचित प्रबंध काव्य है। अन्य रचनाओं में ईश्वर 25, कली 25, राम रसायन ग्रंथ, दोहा चौपाई छंद में। इसके बाद है ग्वाल कवि, ग्वाल कवि जो है इनकी रचनाओं का नाम है यमुना लहरी, साहित्यानंद, हमीर हट, रसिकानंद, कवि दर्पण, प्रस्तार प्रकाश, भक्त भावन। अब यमुना लहरी का समय तो 1822 दिया है, बाकी अमीर हट का 24 दिया है, भक्त भावन का दिया है, बाकी अन्य का नहीं दिया है। और ग्वाल कवि जो इन्होंने यमुना लहरी लिखा है उसमें यमुना जी को याद किया है। और जो साहित्यानंद इनका सर्वांग निरूपक 2443 छंद वगैरह है। हमीर हट 1824, हमीर हट इनका वीर रसात्मक प्रबंध काव्य, राजा हमीर के शौर्य का वर्णन है हमीर में। रसिकानंद रस विवेचन तथा नायिका भेद, कवि दर्पण काव्य दोष विवेचन किया गया इसमें। प्रस्तार प्रकाश है छंद निरूपक ग्रंथ। भक्त भावन 1862 में 1860 से पूर्व भक्ति भाव के बारे में है। बाकी अन्य रचनाओं में अगर ग्वाल का देखें तो रसरंग है, कृष्णजू को नक्सिक है, दूषण दर्पण है, राधा माधव मिलन है, राधा अष्टक है, कवि हृदय विनोद है, नेहा निर्वाह, वंशी भाषा, कुब्जा पाष्टक, सठ ऋतु वर्णन, अलंकार प्रबंधन, रसरूप, दीक्षतक, विजय विनोद, गोपी 25। इसके बाद सोमनाथ, सोमनाथ के द्वारा है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, सुजान विलास। रस पीयूष निधि का इनका जो समय आप देखो तो रस पीयूष निधि का जो समय है वो 1737 है। रस पीयूष निधि का समय है 1737। सर्वांग निरूपक ग्रंथ 22 तरंगे अध्याय या 1127 पद है। ग्रंथ का उद्देश्य सहज सरल भाषा में काव्यशास्त्र की शिक्षा देना। श्रृंगार विलास, सुजान विलास 1750 से सिंहासन 32 का पद्यबद्ध अनुवाद। इसके बाद अन्य रचनाओं में देखें तो अन्य रचनाओं में कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, माधव विनोद। दूल्हा कवि है, दूल्हा कवि का है कवि कुल कंठाभरण 1743 से 68। अलंकार निरूपक ग्रंथ है, चंद्रालोक और कुवैलानंद के आधार पर रचित रचना है, 45 छंद है। मुरलीधर भूषण, अलंकार प्रकाश इनका 1648 में है मुरलीधर भूषण का, और छंदो हृदय प्रकाश 1666 में है। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी इनका है वर वधु विनोद 1692। कालिदास हजारा, राधा माधव, बुध मिलन विनोद। इनके अलावा कुमारमणि, कुमारमणि का 1665 में है। रसिक रंजन 1708 में है और रसिक रसाल 1719 में है। ये सूक्ति संग्रह, काव्यांग निरूपक। लाल कवि है जो, लाल कवि इनका है, लाल कवि का जो है
जो रचनाएं हैं उनमें छत्र प्रकाश है और विष्णु विलास है। तो छत्र प्रकाश है विष्णु विलास 1793 में, राजा छत्रसाल का जीवन चरित दोहा चौपाई में है, विष्णु विलास 1793 में 12वें छंद में नायिका भेद है, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 में है, सप्तशती अलंकार स्वरूप व्यंग्यार्थ का महत्व, काव्य विलास इनका 1829 में, काव्य हेतु काव्य लक्षण काव्य प्रयोजन सप्तशती। अन्य रचनाओं में अगर देखें तो जयसिंह प्रकाश श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और इनके अलावा जुगलन सिख रस चंद्रिका। और आगे है अमीर दास जो है 1783, ये सभा मंडन 1827 में इनका है, सभा मंडन। वृत्त चंद्रोदय 1830 में, ब्रजविलास सतसई 32 में, अश्व संहिता 32 में, श्रीकृष्ण साहित्य सिंधु 33 में, शेर सिंह प्रकाश 40 में है, वैद्य कल्पतरु 50 में है, अन्य रचनाओं में फाग 25, कृष्ण विलास, भागवत रत्नाकर, दूसरा विलास अमीर प्रकाश करके है। इनमें अगर आप देखें कि सभा मंडल में 5 उल्लास में विभक्त रचनाएं दी गई हैं। वृत्त चंद्रोदय में छंद निरूपण है, ब्रजविलास सतसई श्रृंगार भक्ति के 701 दोहे, और अश्व संहिता प्रकाश जो है वसु चिकित्सा से संबंधित है, श्रीकृष्ण साहित्य सिंधु 5 तरंगों में है, शेर सिंह प्रकाश अलंकार विवेचन शेर सिंह की प्रशस्त है, वैद्य कल्पतरु 1850 मानव चिकित्सा से संबंधित, अन्य रचनाओं में फाग 25 ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण है, अमीर प्रकाश है, गोविंदानंद घन रस नायक नायिका भेद गुरुदोष अलंकार से संबंधित है, और बाकी रसिक युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदश भाषा, रामायण सुचिंका, कलयुग रासो करके है, और भी रचनाएं। बेनी प्रवीण जो है, बेनी प्रवीण का क्या है, तो बेनी प्रवीण की रचनाओं में है नवरस तरंग 1817, इनके अलावा श्रृंगार भूषण नाना राव प्रकाश की है, याकूब खां रसभूषण 1718, रस विवेचन इन्होंने किया है, और उजियारे कवि है, उजियारे कवि का कौन सा है, देखिए उजियारे कवि करके है, इनका जो रचना का नाम है जुगल रस प्रकाश, 1780 में जुगल रस प्रकाश है, रस चंद्रिका नाम से। देखिए रामचंद्रिका कृष्ण चंद्रिका तो लिखा गया है, एक रस चंद्रिका भी 1780 में लिखा गया है, जिसमें रस निरूपण 16 प्रकाश में है, और जुगल रस इन्होंने 12 प्रकाश में, रसभूषण भी लिखा हुआ है। ऐसे कंफ्यूज ना होइएगा कि रसभूषण हो सकता है उनका, और याकूब खां का है रसभूषण। बाकी जुगल रस प्रकाश, रस चंद्रिका, ये दोनों रचनाएं मूलतः एक ही रचना मानी जाती है, जिन्हें अलग अलग 2 राजाओं के नाम से प्रकाशित कराया गया। तो उजियारा कवि है, और राम सिंह देखें तो राम सिंह का जैसे रस शिरोमणि 1773 में आया, अलंकार दर्पण 1778 में आया, जुगल विलास 1779 में आया, रस निवास 1782 में आया, और राम सिंह का भानुदत्त कृत रस मंजरी है। तो जो भानुदत्त कृत रस मंजरी के आधार पर श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद का विवेचन 332 छंदों में इसमें किया है। अलंकार दर्पण 1778 अप्पय दीक्षित कृत कोयलानंद के आधार पर अलंकार का विवेचन किया है राम सिंह ने। नायक नायिका का विलासपूर्ण जुगल विलास में रसनिवास। इसके बाद माखन कवि श्री नाग पिंगल अथवा चंद विलास 3 प्रकरण में विभक्त छंद निरूपक ग्रंथ, प्राकृत पेंगलम में है इनका। अन्य रचनाएं माखन कवि का देखे तो भक्त चिंतामणि, राम प्रताप, जैमिनी, अश्वमेघ, भूप तमाशा, सुदामा चरित, विनोद शतक। गोप कवि 1716 रामचंद्राभरण है इनका। इनके अलावा अन्य रचनाओं में रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रघुनाथ बंदीजन, इनका है रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। तो रसिक मोहन 1739 अलंकार निरूपण है, बाकी जगत मोहन है, और रसरूप में तुलसी भूषण अलंकार निरूपण, सेवादास का रस दर्पण है 1783, रघुनाथ अलंकार अर्थालंकार का करके, गीता महात्म्य, अलबेले लालजू को नक्सिक, अलबेले लालजू को छप्पन। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनका हमीर हट है, रसिक विनोद है, हमीर हट रसिक विनोद 1846 में है। हमीर की प्रशस्ति में वीर रस पर लिखा प्रबंध काव्य। जोधराज हमीर रासो 1818, छप्पे दीक्षित में राजा हमीर का चरित, गिरधर भारती भूषण 1833 अलंकार निरूपण 378 छंद, राम साहेब वृत्त तरंगड़ी, श्रृंगार सतसई वाणी भूषण, सूरत मिश्र का अलंकार माला 1709, रस रत्नाकर 11। अन्य रचनाओं में सरस रस, रस रत्नमाला, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। भूषण और मुरलीधर भूषण एक ही हैं, ये अलग अलग, इस पर विवाद है। अन्य रीतिबद्ध रचनाकार उनकी रचनाओं में मंडन जो है, ये सब भी देखिए रीतिबद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं ही यहाँ पे दी गई हैं, जिनमें मंडन कवि हैं। इनकी रचनाओं में दिया है रस रत्नावली, रस विलास। देखिए विलास के नाम से देव ने भी काफी लिखा है, जाति विलास, भवानी विलास, रस विलास, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, रस के नाम से आपने। इनके अलावा और भी कवियों का देखा तो रस विलास से मंडन ने भी लिखा है। नक्सिक जानकी जी को ब्याह, जानकी जी को
ब्याह करके मंडन ने लिखा काव्य रत्न नैन पचासा जनक पचीसी पुरंदर माया। और श्रीपति ने लिखा है काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम करके है। श्रीपति का है, श्रीपति जिनको दास दास कहते हैं वो तुलसी क्या नाम है शुक्ल जी, ये श्रीपति हैं। श्रीपति काव्य सरोज लिखे हैं इन्होंने, काव्य कल्पद्रुम लिखा है, रस सागर लिखा, अनुप्रसाद विनोद लिखा है, सरोज कलिका अलंकार गंगा। तो काव्य सरोज, काव्य सरोज का जिक्र आया था ना श्रीपति के संदर्भ में। आप शुक्ल जी की किताब में बार बार दास का नाम सुनेंगे तो ये दास इन्हीं को कहते हैं। काव्य सरोज श्रीपति ने लिखा था। और रसिक सुमति इनका पूछा जाता है, इनका कौन सा अलंकार चंद्रोदय। और इसके बाद भूपति गुरपति गुरदत्त सिंह का सस्सई कंठाभूषण रस रत्नाकर रसदीप है। इनके अलावा चंदन कवि, तो चंदन कवि का अगर यहाँ पे देखें तो है श्रृंगार सागर, काव्य काव्याभरण, कल्लोल तरंगड़ी, केसरी प्रकाश, सस्सई, पथिक बोध, तत्व संग्रह, नक्सिक, प्रागी विलास, पत्रिका बोध, शीत वसंत, नाममाला। पद्मन दास का काव्य मंजरी है, उदयनाथ का है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, नृप शंभु का है नायिका भेद और नक्सिक। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है, कृष्ण भट्ट देव ऋषि जो है इनका है श्रृंगार रस माधुरी, जयकृष्ण भुजंग, पिंगल रूप दीप भाषा, दलपति रायम वंशीधर अलंकार रत्नाकर, वैरिसाल भाषा भरण, शिवनाथ का अष्टवृष्टि, जनराज का क्या है कविता रस, नंद किशोर का है पिंगल प्रकाश, जसवंत सिंह का है श्रृंगार शिरोमणि, जगत सिंह का है साहित्य सुधा नीति चित्र मीमांसा, रतन कवि का है फतेह भूषण अलंकार दर्पण, और शमनेश का क्या है काव्य भूषण रसिक विलास पिंगल, बेनी बंदीजन का क्या है टिकट राय प्रकाश, भड़मई संग्रह रसविलास, नवीन का है रंग तरंग और सुधारस, रंग तरंग पूछा गया है नवीन का है। इनके अलावा रीतिकाल के विविध जो काव्यांग निरूपक आचार्यों में है उनमें कौन है, तो जैसे चिंतामणि इनका है कविकुल्प तरु, कुलपति का है रस रहस्य, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। चिंतामणि का कविकुल्प तरु। और रस सर्वांग निरूपक कौन कौन है ये भी इसमें आपको पता चल जा रहा है कि जो रचनाएं सर्वांग निरूपक है रचनाकार के द्वारा उसमें कविकुल्प तरु आता, रस रहस्य कुलपति का आता, देव का काव्य रसायन या शब्द रसायन, शूरति का काव्य सिद्धांत है, रसिक रसाल कुमार मणि का है, श्रीपति का काव्य सरोज है अभी हमने पढ़ा था ये भी सर्वांग में आता, रसपीयूष नदी सोमनाथ शशिनाथ का भिखारी का काव्य निर्णय है, रूपशाही का रूप विलास है, जनराज का कविता रस विनोद, जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि है और रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर है, प्रताप शाही का काव्य विलास है और थान कवि का दलेल प्रकाश है, रतन कवि का फतेह प्रकाश है। अब यहाँ पे रीतिकाल के प्रमुख रस निरूपक आचार्य उनके ग्रंथ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है 20 मिनट का वो कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन भी साथ साथ में तैयार करते रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहने को सयानप बाक नहीं। तो रीतिकाल में ये कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम प्रमुख पंक्तियां कराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पंक्तियां कहाँ से हैं। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, ये पंक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। घनानंद जब उनकी प्रेमिका जो उनको धोखा दे देती है, घनानंद जो सोच के उनके लिए दरबार छोड़ देते हैं, लेकिन वही है कि जो है वो प्रेम उनको नहीं मिलता है जिससे विरक्त भाव होके वो फिर विरक्त भाव से आप देखते हैं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ये जो है घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त यानी रीति की परिपाटी से आजाद कवि थे और घनानंद का 1689 से 1739 समय है। फिर ये छोड़ के चले जाते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में ये पहले रहते थे। घनानंद ने सुजान सार अपनी प्रेमिका पे लिखा, इश्क लता लिखा, विरह लीला लिखा, वियोग वेली लिखा। तो सुजान से इनका इश्क था, इश्क से विरह, विरह से वियोग भी लिखे। इसके बाद एक कोकसार रसकेली वल्ली यमुना यश, एक यमुना पे भी लिखते हैं, यमुना का गुणगान यमुना यश के आधार पे कोकसार रसकेली वल्ली यमुना यश। शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में ये लिखा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ये हमने पहले ही क्लास में बात कर ली है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में है, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज में है। मतिराम भूषण के भाई रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आते। पहला ग्रंथ इनका फूल मंजरी है जिसमें आपने देखा 60 दोहे हैं, फूल पे दोहे लिखे गए हैं, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को माना है। तो मतिराम का फूल मंजरी को नहीं माना है, रसराज को माना है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण भिन्न विराज ही कविता वनिता मित्र। तो आपको ये किसी भी प्रकार से संदेह ना हो कि भूषण नाम आते ही कभी भूषण का नाम है तो आप लगा दो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है।
इसीलिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये पंक्ति है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन शरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। केशवदास अलंकारवादी आचार्य है ना, ये अलंकार को बहुत ज्यादा प्रश्रय देते थे। तो केशवदास का ही कहना है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, कविता में आभूषण भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए। चिंतामणि क्या कहते हैं कि रीति सुभाषा कदित की वर्णत बुध अनुसार। तो ये बुध अनुसार वाला हमने पंक्ति जो है पहले ही कराया था। ये काव्य के जब लक्षण ये लोग, ये देखिए काव्य के लक्षण इन लोगों ने दिए हैं अपने अनुसार। रीति काल में जो रीति काल के अनुसार रीति काल की परिभाषा होनी चाहिए, तो केशवदास ने परिभाषा, भूषण ने परिभाषा दिया है। जैसे भूषण कहते हैं रीति काल का परिचय देते हुए कि सुकविन हूँ, सुकवि हूँ कि कछु कृपा समझू कबिन को पंथ। ऐसे चिंतामणि का आप जहाँ पे बुध अनुसार देखेंगे कि रीति सुभाषा कवित की, आप समझ जाएंगे। यद्यपि सुजात केशव का है। और मतिराम ने कहा ते धनी ले ब्रज लाज रखे गृह राज करे अरु लाज संहारे। तो लाज लाज करके यहाँ पे बुध है, यहाँ सुकविन है, यहाँ सुलक्षणी है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल ने ये किसे कहा? ब्रजभाषा का जो श्रृंगारिक वर्णन है उनमें इनको अंतिम समझना चाहिए। ठाकुर ग्वाल बोधा द्विजदेव, किसको? तो द्विजदेव को। शुक्ल जी ने ये कहना द्विजदेव के बारे में कहा था कि जब ब्रजभाषा का सब लिखा जा रहा था उसमें श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। अंतिम प्रसिद्ध कौन है? द्विजदेव। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में जो लक्षण ग्रंथ लिखा गया था उसमें आप पद्माकर को अंतिम समझते हैं, वैसे ब्रजभाषा में द्विजदेव को जब श्रृंगारी लिखा जाए तो ये मानिए कि द्विजदेव अंतिम में है, और जब लक्षण की परिपाटी लिखा जाए तो समझिए पद्माकर अंतिम है। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सीसरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता इनको नहीं देखने को मिलता। शुक्ल जी ऋतुवर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। कहते हैं इनके बारे में द्विजदेव जो कि महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे, ये मतलब खुद अयोध्या के महाराज थे, और इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान मिला है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर तो महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ भी लिखा है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर क्या है? बहुत ही ओज भरी कविताएं लिखते हैं भूषण, और ये प्रशस्ति परक कविताएं लिखते हैं। रीतिकालीन कवि में भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर ही प्रशस्ति परक है, वीरता का गायन। क्योंकि सोलंकी राजा रुद्र इन्हें, सोलंकी राजा ने इनको कविभूषण कहा, छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंधा दिया, तो इन लोगों ने सिवा को बखानों की इस तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रीवियस के लेक्चर में हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया भी था। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथ के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विविध अंगों का लक्ष्य उदाहरण सहित विवेचन हो उसी को हम रीति ग्रंथ मानेंगे। ये कहना किसका है? तो यहाँ पे ये जो कहना है डॉक्टर नगेन जी का, जिनका हम मूल टेक्स्ट कर रहे हैं। रीति के संदर्भ में ये कहना डॉक्टर नगेन का है कि विश्वनाथ जो है, आचार्य विश्वनाथ, वो रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। रीति को इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार भी कहा। शुक्ल और नगेन ने तो रीतिकाल को रीतिकाल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। हजारी प्रसाद विश्वनाथ, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेन। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काव्य नाम दिया था ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीतिकाल इनको रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेन ने कहा था, और कलाकाल रसाल ने। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा था। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक, शिवा बावनी, वृत्त कौमुदी, प्रताप सिंह विरुदावली। यहाँ पे आपको देखना है, ये प्रताप सिंह विरुदावली है, ये सेनापति की नहीं पद्माकर की रचना, बहुत ही प्रसिद्ध है पद्माकर की प्रताप सिंह विरुदावली। बाकी चिंतामणि का काव्य विवेक, शिवा बावनी तो याद ही होगा। देखिए मतिराम का क्या है? वृत्त कौमुदी। तो साथ ही साथ आप याद भी करते चले, लिख लिख के याद करते चले। काव्य विवेक हमने वैसे पूरी रचनाओं के बारे में इस वीडियो में बात कर लिया है कि इसका कौन सा है, यानी आप देखिए कि रीतिबद्ध से जितने भी कवि हैं लगभग बात कर लिए, थोड़े से बचे हैं। तो उसमें काव्य विवेक चिंतामणि का है, शिवा बावनी भूषण, वृत्त कौमुदी मतिराम का है ना। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्व रत्नाकर है। केशवदास की कृतित्व विषय कौन सा कथन सही है? नहीं है, कथन सही नहीं है। कृतित्व, व्यक्तित्व नहीं। कौन सी कृति के बारे में? तो रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना जो है वो कल्पना जो है अलंकार संबंधी रही है। किसकी? केशव की।
चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष ज्यादा दिखा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल जो है लक्षण ग्रंथ है। तो जो रामचंद्रिका इन्होंने लिखा है, कहा जा रहा है कि कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया, गलत है। सबसे अधिक कल्पना अलंकार ही संबंधी रहा, क्योंकि अलंकार में भामा, उद्भट, रुद्रट सबको फॉलो करते हैं और बाकी ये सब लक्षण ग्रंथ है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान, ये सही नहीं है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य रचनाकाल 1601 है। कुल 1717 छंद है। भगवान राम की कथा वर्णित, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से और उत्तरार्ध में निजी उद्भावना। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। इस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की है। तो काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़, पिंगल। काव्य निर्णय है, रस सारांश है, छंदाड़ो, पिंगल। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म तेऊंगा प्रतापगढ़ में हुआ था। इनका रचनाकाल 1725 से 1760 है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में शब्दनाम कोश, शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका। कवि और रचनाओं में देखें तो दशरथ का है वृत्त विचार, मतिराम का है रसराज, देव का है शब्द या काव्य रसायन या राग रत्नाकर, सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, सूरत मिश्र का है रस रत्नाकर। मतिराम से संबंधित कौन सा ग्रंथ सही नहीं है? तो यहाँ पे जो रचनाओं का नाम दिया गया है, रसराज और ललित ललाम, इनके विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का है। रसराज के नायक नायिका बहुत ही चतुर और क्रिया विदग्ध थे। देखिए ये डेप्थ में क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और मतिराम को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो ये तो आप तुरंत जान जाएंगे, क्योंकि रचना पता हो तो रसराज ललित ललाम इन्हीं का है। क्योंकि फूल मंजरी और रसराज में पहला कौन सा, इसी पे विवाद था। फिर रसराज जो इनका वो श्रृंगार रस और नायिका भेद से है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध, ये सही नहीं है। ललित ललाम में अलंकार के लक्षण और उदाहरण दिए गए, सही है। तो रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है। मतिराम से संबंधित उपकथन सही नहीं है। मतिराम का जन्म ही 1617 में कानपुर यूपी के हैं। तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं मतिराम। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का आधार रसराज और ललित ललाम रहा। इसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकार। रसराज की नायिका लज्जाशील एवं नायक निष्कपट है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो भूषण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान से है और शिवराज भूषण छत्रसाल इनके प्रबंध काव्य है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। रीतिकार के रूप में इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो क्या इनको सफलता नहीं मिली? और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य तो लिखे ही गए, लेकिन ये गलत ये है कि शिवराज भूषण और छत्रसाल जो है प्रबंध काव्य है, ये सही नहीं है। बाकी कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में अगर देखें तो कवि भूषण शिवराज भूषण जो कि अलंकार निरूपक है, और शिवराज भूषण जो कि अलंकार वाला, इसमें 99 अर्थ और 4 शब्द अलंकार और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार डॉक्टर नगेंद्र के शोध के अनुसार उसमें दिया गया और 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कुल मिला के 105, जिनमें 99 अर्था, 4 शब्द और 1 शंकर अलंकार करके। ये एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है शिवराज भूषण, जिसमें शिवाजी का चरित्र, तत्कालीन इतिहास, शिवाजी से संबंधित प्रसंग, और जो छत्रसाल दशक है ये महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्ति परक काव्य है छत्रसाल दशक, जिसमें 10 कवित्वों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। ये है देवकृत सुख सागर तरंग। एक तो रचना का नाम आपको पता चला कि देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए या नहीं, ये किस विद्वान का कहना है? तो देव की रचना है सुख सागर तरंग, क्या उसको समझना चाहिए कि नहीं, ये किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। कि क्या देव ने जो सुख सागर तरंग लिखा उसको नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए? कविदेव का जो सुख सागर तरंग है इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है। किसका? कविदेव का जो सुख सागर तरंग है वो इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। पिहानी के अकबर अली खां। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। इसमें संपादन सन 1897 में मिश्र बंधुओं के पिता बलदात मिश्र ने किया था। रीतिकाल के कवि में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। ये तो बिहारी सतसई का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कवि बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 में।
1595 में इनका वही जन्म हुआ था लगभग ग्वालियर में, और शुक्ल ने तो इन्हें रसवादी आचार्य घोषित किया था। डॉक्टर नगेन कहते नहीं, ये तो ध्वनिवादी है। वो रसवादी कह रहे, ये ध्वनिवादी कह रहे हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा मिर्जा जय सिंह क्या रहते थे। ब्रजभाषा के प्रयोग में इन्होंने 713 दोम बिहारी सब सही लिखा, और आधार ग्रंथ बिहारी सब सही का आधार ग्रंथ पूछता है कौन सा है, तो बिहारी ससई का गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक। ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना मिलता नहीं है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसई जो है वो शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद कहते हैं बिहारी सतसई तो रसिकों के हृदय का हार है। तो सबने बिहारी जी को अपने अपने आड़े हाथ लिया अलग अलग रूप में। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा, ये कहना किसका है। और ये देखिए, ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रचना रूप में विद्यमान थी। तो पहला ये कि जिस कवि में कह रहे हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति जितना होगी वही भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, मतलब कल्पना का समाहार को जोड़ दिया भाषा से। क्या ये बात बिल्कुल सही है? गलत है। शुक्ल ने मुक्तक के लिए कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा, मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति दोनों ही जरूरी है। उनके अनुसार मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहे में वैसे भी अपने चरम उत्कर्ष पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आधार पर जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। तथा तर्क ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, दोनों ही कहना सही है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज कुछ पता ही नहीं है। तो जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी, ये कहना किसका है? इसमें दोनों ही सही है। ये शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवि भूषण के लिए कहा कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। दोनों ही बातें सही हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी एक इसके बारे में कहते हैं, घनन रसकांड ठाकुर आलम, तो ये कहना है आलम के बारे में। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेम की पीर या इसका दर्द जो है घनानंद को, ये आलम का है। आलम का भी आलम ये रहा, इन्होंने भी बड़ी सच्चा प्रेम किया है। तो शुक्ल जी के शब्दों में प्रेम की पीर या इसका दर्द एक एक वाक्य में है, ये आलम है। प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते। इनकी खासियत ये तरंग के अनुसार करते थे। उन्माद में युक्तियां इनकी रचना में मिलती, पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते थे इनमें। बाकी आलम की रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। माधवानल कामकंदला है, प्रेम आख्यान काव्य सुदामा चरित, तो सुदामा चरित इनका है। श्यामा स्नेही आलम के लिए। सुजान सार तो घनानंद का है, इश्क लता बिरह लीला कोकसार यमुना यस, और ठाकुर का ठाकुर शतक ठसक, और रसखान का सुजान रसखान। देखिए सुजान करके इनकी भी रचना है, सुजान सार है तो ये सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका दान लीला, तो ये है रसखान का। नई महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ मिश्र के अनुसार घनानंद की एक काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा कहा गया है कि नई महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, ये कहना है ब्रजनाथ का। ब्रजनाथ घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739। घनानंद कवित्व से संग्रह इनका है, और पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई जो घनानंद की रीत मुक्त कविताओं के गर्भ को समझने के लिए, जो उनका गर्भ यानी गूढ़ अर्थ समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना जरूरी है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में देखने को मिलता है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में देखने को मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ये कहना है देव। तो देखिए अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेषी था। शुक्ल जी का मानना है कि देव जो है अपने आप में अनूठे इसीलिए थे क्योंकि उनमें जो प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि अर्थ सौष्ठव नवोन्मेष मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी और प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में कहते हैं। शुक्ल जी मतिराम के बारे में कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं थी, मतलब जितने सरल पद्माकर लिखते थे और फिर मतिराम आए। हिंदू जाति के प्रतिनिधि भूषण को ये कहते हैं।
सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कविता रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। रत्नाकर आद्यांत, रामचरित और राम भक्ति भावना से उत्पोत रचना है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो कविता रत्नाकर आद्यांत, रामचरित और राम भक्ति भावनाओं से उत्पोत। रीतकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति कविता रत्नाकर है। इसके पहले तरंग के छंद संज्ञा 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है। ये 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कविता है, जिनमें श्लेष वर्णन है। दूसरे में कुल 74 कविता है, जिनमें श्रृंगार है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद है, जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में कुल 76 छंद है। आगे की कभी रीझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहाना है। ये जो काव्य के अंश है, ये किसके उससे लिया गया है? भिखारी दास, पद्माकर, केशव द्विजदेव। तो ये लिया गया है भिखारी दास के, कि आगे की कभी रीझें तो कविताई, ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भिखारी दास ने कहा है। और इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, रचना काल 1725। रस सारांश छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार का निर्णय, अमर कोश, शतरंज शतिका। भिखारी दास जी ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा भी है कि आगे के कवि रीझें तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का लोग बहाना बना के चलते हैं। तो यहाँ पे करीबन हमने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए। क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा ताकि आप आगे पढ़ें और पीछे क्वेश्चन करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं कि हाँ, हम सही दिशा में हैं। कभी भी हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब हम प्रीवियस के क्वेश्चन को देखते हैं, अपने आप को वहीं पे आकलित कर पाते हैं कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, पढ़ना नहीं है तो क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली। तथ्यवार जो रीतिकाल का एक वीडियो तथ्य का और आएगा, और इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, मूल टेक्स्ट पे आ जाएंगे। बहुत आराम से करा रहे हैं ताकि कोई भी असुविधा ना हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। और चैनल पे पहली बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। रेगुलर फॉलो करें, डे फर्स्ट से लेके डेली फॉलो करें। आपका अच्छे से पूरा जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी खत्म हो जाएगा, और तथ्य भी और क्वेश्चन भी। धन्यवाद।